दिए जा रहे हैं और क्या पूरी समीक्षा हो रही है इसमें? देखिए, आज जिले भर के जो डॉक्टर्स हैं इनकी मीटिंग रखी गई है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रयास ये है कि जो राजस्थान के 7 करोड़ लोग हैं उनको बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें और पेशेंट की संतुष्टि की सेवाएं उनको प्रोवाइड करें। इसके लिए उनको निर्देश दिए जाएंगे। सबसे प्रमुख तो इसमें ये है कि जो सभी चिकित्सकगण हैं और अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं वे समय पे आवश्यक रूप से अस्पताल में पहुँचें, निर्धारित गणवेश में पहुँचें, अपने आईडी कार्ड वगैरह के साथ अपने कार्यस्थल पे उपस्थित रहें, जिससे जो भी मरीज आते हैं तय समय पे आते हैं तो मरीजों को देखना वो शुरू करें। फिर ये प्रयास रहना चाहिए कि यथासंभव अधिक से अधिक मरीजों को देखें और उनकी संतुष्टि का उसको देखें। अगर उसको मरीज को कोई बीपी नापने की आवश्यकता है या उसको और कोई सेवा की आवश्यकता है तो उसका संतोष होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पूरा जो चिकित्सा तंत्र है जिसमें करीब 13,000 करोड़ का बजट है और 1 लाख जो स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स हैं, इन सबका पर्पस बेसिकली यही है कि उनको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण और उनके संतोष की स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना। सर 25 तारीख से क्या बदल रहा है? सर जेएलएन में जो सुविधा देने की बात की जा रही है 25 से जो डायलिसिस हो रहा है वो बंद हो रहा है। प्राइवेट जो पीपीपी मोड पे मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीजों ने विरोध भी करा है। उसके लिए उससे कोई चर्चा या कोई जी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वैसे भी जो मेडिकल कॉलेज है वो जो सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन है उनके अधीन है, पर आप जो बता रहे हैं तो मैं निश्चित ही जयपुर लौट के उनसे इस बारे में चर्चा करूँगा। कोई भी सुविधा जो रोगियों को मिल रही है वो अनायास ही बीच में एब्रप्टली स्टॉप नहीं होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है। तो उसके बारे में जो भी अगर कोई कदम उठाने की आवश्यकता है उनसे अनुरोध करूँगा और निश्चित रूप से कुछ कदम उसमें उठाएंगे। सर जो पीएससी और सीएससी जो दूर दराज के हैं वहाँ जो दवाइयों की कमी की लगातार शिकायतें मिल रही तो उसको देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं कि कुछ तो क्योंकि मॉनिटरिंग की कमी रही इस कारण से जो दवाइयाँ हैं उसकी कमी है और अभी काफ़ी दवाइयों के ऑर्डर दिए गए हैं और उनका जो क्योंकि 2 माह का उसका सप्लाई पीरियड होता है, फिर क्यूसी जांच में भी उनको 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। तो अब आप पाएंगे कि आगामी महीने भर में ही आपको दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगी। एक दूसरी ये भी बात आ रही है कि जो डॉक्टर्स का जो पहले जो मॉनिटरिंग थी और उनका एक प्रयास रहता था कि जो अस्पताल में दवा उपलब्ध है वही रोगियों को उपलब्ध कराएं, उसमें भी थोड़ी सी कमी आई। जैसे लास्ट महीने अभी ब्यावर और वायन हॉस्पिटल किशनगढ़ का जो विज़िट किया गया था उसमें पाया गया कि बहुत सारे डॉक्टर्स थे वो दवा बाहर से लिख रहे थे, तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो अभी डॉक्टर से भी यही निवेदन किया जाएगा कि जो अस्पताल में जो रोगी आता है, राजकीय अस्पताल में जो गरीब और निर्धनतम व्यक्ति है वही व्यक्ति आता है और जब सरकार उसको दवा की सुविधा और जांच की सुविधा अस्पताल में ही देने की मंशा रखती है तो उनको भी इसमें सहयोग करते हुए और यथासंभव जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो उसको मरीज को देनी चाहिए, बाहर से दवाई नहीं लिखनी चाहिए। अगर कोई ऐसी दवा है जो अनुपलब्ध है किसी कारण से तो फिर लोकल परचेज का बजट हर अस्पताल को दिया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर क्रय करके दवा और फिर रोगी को उपलब्ध करानी चाहिए। सर अभी आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को यूनिफॉर्म में होना चाहिए, मरीज का बीपी चेक करना चाहिए, अंदर कोर्ट डिस्पेंसरी है हमारी उसमें डॉक्टर साहब मरीज को हाथ ही नहीं लगाते, न स्टेट लगाते हैं न बीपी लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये समस्या है, काफ़ी जगह है। इसमें कुछ डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत समर्पित हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं वो उतने पेशेंट के प्रति उतने समर्पित नहीं है। ये बात सही है, इसको मैं स्वीकार भी करता हूँ और उसी के लिए अभी मॉनिटरिंग का एक नया तंत्र विकसित किया जा रहा है। जिस प्रकार हम बायोमेट्रिक से प्रत्येक चिकित्सक की और स्वास्थ्यकर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करा रहे हैं, उसी प्रकार वो प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में रोगियों को सेवा उपलब्ध कराए, उसकी मॉनिटरिंग भी अब राज्य स्तर से की जाएगी और प्रत्येक डॉक्टर के पास ये मैसेज आएगा कि उस डॉक्टर ने कितने मरीज देखे। क्योंकि अभी ये भी देखने में आया है, अभी पिछले हफ्ते ही कुचामन का, नागौर का, दूदू बगरू का जो विज़िट किया था उसमें बड़ी तौर पे ये देखने में आया है कि बहुत सारे जो राजकीय चिकित्सक हैं उनका जो राजकीय अस्पताल में रोगी आ रहे हैं उस पर इतना ध्यान ना देकर के जो प्राइवेट प्रैक्टिस पे है या प्राइवेट प्रैक्टिस से भी ज़्यादा जो माल प्रैक्टिसेस है उस पर काफ़ी रुझान है और उसके कारण ये स्थिति बन रही है कि आउटडोर में वो उपलब्ध नहीं है, वो वार्ड का अंदर राउंड ही कर रहे हैं या ओटी में हैं या पूरे समय ओटी में, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि 2 घंटे वार्ड का राउंड लेने के बाद फिर आवश्यक रूप से 2 घंटे उनको ओपीडी में अवेलेबल रहना ही है। इसी प्रकार शाम को भी 1 घंटा ओपीडी में अवेलेबल रहना है, जिससे कि मरीज को बाध्य होकर के और उसको घर पे दिखाने के लिए नहीं जाना पड़े। उसमें ये भी बात ध्यान में आई कि कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुद के अपने प्राइवेट अस्पताल ज्वाइन कर रखे हैं, जो कि जो कंडक्ट रूल्स है उसके खिलाफ है और बिल्कुल जो कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स है उसके भी अनुरूप नहीं है। तो उसमें भी उनको नोटिस आदि जारी
किए हैं। नहीं सर, ये बात तो जिला स्तरीय अस्पतालों की उनकी, आप तो उनकी बताएं सर, जो आपकी डिस्पेंसरी पे तैनात है उनके लिए कैसे मॉनिटरिंग करेंगे सर? देखिए सर, एक मिनट, जो आपका गड्डी मालियान वाला डॉक्टर है, वो पर्ची लिखता ही नहीं है, सामने कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठाएगा, वो पर्ची लिखेगा। आपका जो IDSP का सर्वे हुआ ना सर, ये वाला स्वाइन फ्लू का, वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर सर्वे कर रहा है, कैसे करेगा सर? देखिए, ये चुनौतियां हैं और मैं समझता हूं कि मॉनिटरिंग से काफ़ी हद तक जो इस तरह की परेशानी है, कठिनाइयाँ हैं, मैं अभी जैसे हमने अर्बन PSCs में मॉनिटरिंग शुरू करी है, तो प्रत्येक व्यक्ति की व्हाट्सएप पे हमारे पास लोकेशन के साथ, अटेंडेंस रजिस्टर के साथ उसकी फ़ोटो आती है, तो उससे उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। तो मैं समझता हूँ आगे भी मॉनिटरिंग की, न सिर्फ उनकी प्रेजेंस की बल्कि उनके वर्क आउटपुट की मॉनिटरिंग करके उसमें निश्चित सुधार लाएंगे। सर, आप कैसे देखोगे कि उसने वो पर्ची लिखी या नहीं लिखी अपने हाथ से, या वो वहीं आप तो केवल ये मॉनिटरिंग कर रहे हो सर कि वो वहाँ है, वहाँ होने के बाद अगर वो मरीज नहीं देख रहा, मरीज को हाथ नहीं लगा रहा है, उसके बाद कितने रोगी उसने देखे, इसकी भी मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। ये भी कर पाएंगे कि अगर वहाँ पे लेबर रूम है तो वहाँ पे डिलीवरी कितनी हुई, अगर वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है तो वहाँ पे कितने ऑपरेशंस हुए, अगर वहाँ NBSU है, जैसे मैं आपको दूधू का उदाहरण दूँ तो वहाँ बहुत अच्छा NBSU बना हुआ है 2.5 लाख की लागत से, और 95,000 रुपये का एक बच्चे का जो चाइल्ड केयर यूनिट होता है वो लगा हुआ है। बट पिछले 3.5 महीने से पीडियाट्रिशियन होने के बावजूद एक भी बच्चे NBSU में भर्ती नहीं हुआ। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, बट ये सर्विस डिलीवरी के चैलेंजेस हैं, एंड आई होप कि अगर हम सब लोग प्रभावी रूप से उसको मॉनिटरिंग करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, और फिर जो हमारे CMHO साहिबान हैं, DCMO साहिबान हैं, ये भी उसकी प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे, निश्चित रूप से स्थिति में सुधार आएगा। सर, आप एक बात बताइए, जैसे स्वाइन फ्लू में जो सर्वे करना चाहिए वो ANM को करना चाहिए, GNM को करना चाहिए, LT को करना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या बताएगा सर? मुझे तो आप ये बताओ। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं है, वो दूसरे कार्य को करने के लिए बना है। वो टेमीफ्लू दे रहा है, कैसे दे रहा है? इस तरह की अगर कोई बात है, कोई अनियमितता है, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए नहीं है और उससे वो कार्य लिया जाता है, तो मैं समझता हूँ गलत है। अगर कोई ऐसा प्रकरण है तो आप ध्यान में लाएं, निश्चित रूप से CMHO साहब को उसको रेफर करेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। रेस्पेक्टेड CMHO साहब, RCHO साहब, एडिशनल CMHO साहब, जो सभी ब्लॉक CMHO साहिबान आए हैं और जो सभी चिकित्सकगण आए हैं इस बैठक में और आज की जो कार्यशाला है उसमें, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने बीच में इंक्लूड कर दिया है, आपकी कार्यशाला चल रही थी, बट मैं इस इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। आपसे डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी है इसको, और फिर मुझे CMHO साहब ने ऐसा अवगत कराया, मुझे लगा कि मुझे 15 मिनट आधे घंटे आपसे बात करनी चाहिए। और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद और बहुत सारी जो कमियां हैं या रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ का कंस्ट्रेंट है, डॉक्टर्स के जितनी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी कम है, फिर भी आप बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। रोल है मॉनिटरिंग का, तो मतलब एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। तो मेरी मजबूरी है कि क्या हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका लेवल है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम तो इसका हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने होंगे, वो सर्विस क्या होगी, है ना? ये तो टीम हुआ कि हमारा कार्ड एचबीएससी पॉजिटिव आया, तो भी cirrhosis, yes, clinical criteria, initiate nucleoside antagonist therapy and monitor. What are the therapies? Tenofovir or entecavir. If the cirrhosis, there is no cirrhosis, age more than 30 or less than 30, ALT is persistently high, then go for the HBV DNA. HBV DNA is more than 20,000 or HBV DNA less than 2,000. You have are higher, then you should start the treatment. Hepatitis B is much more simply given for in the developed form, population HbSAg positive or HbSAg negative. If patient go for to know about the cirrhosis is there or no. If patient is having cirrhosis, irrespective of the age, ALT, HbE or cirrhosis,
you have to start the treatment. If the patient is having HbA1c positive but non-cirrhotic for the AST and ALT level. ALT level is persistently high, more than 20,000. Treatment is so simply summarize that the treatment of chronic hepatitis B in this flowchart. One example. Used to treat the hepatitis B infection, mainly tenofovir, entecavir. And tenofovir in the two form, disoproxil and the alafenamide, used for the adult and for the children. Selection of the antivirals for the chronic hepatitis B, कौन सी देनी है, tenofovir देनी है, entecavir. Both drugs can be used, but in women with child bearing